Hello student, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 12 physics, that is field due to a uniform long charged wire. It is the application of Gauss's theorem. तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम गॉसेस थ्योरम का यूज करेंगे. इज इट क्लियर? नो. तो लेट ये हमारे पास एक इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है और इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ठीक ना. तो लेट कंसिडर अ थिन यूनिफॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म linear charge density, linear charge density is lambda coulomb per meter, unit is coulomb per meter, and we know that lambda is equals to q by l. It is equation number first. Now by symmetry the electric field E of the line charge is directly radially outward. It means electric field will be perpendicular on the curved surface area. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस कर्व्ड सरफेस एरिया पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. मतलब ये जो लाइन वायर है, एक चार्ज्ड वायर है, इस चार्ज वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो नॉर्मली इसके परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मली होगा. इट इज normal to the surface. Now to determine the electric field at point P, let us consider a Gaussian surface across a linear charge wire. Clear? तो ये जो हमारे पास लीनियर चार्ज वायर है या लॉन्ग चार्ज वायर है, इसके क्रॉस हम क्या करते हैं? गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेते हैं. और ये गॉसियन सरफेस बाय सिमेट्रिक कैसा होना चाहिए? सिलेंड्रिकल होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि हमारा जो वायर है ये भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, गॉसियन सरफेस भी कैसा होना चाहिए? सिलेंड्रिकल होना चाहिए. नाउ देयर आर थ्री सरफेस. तो फर्स्ट S1 कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का, एंड सेकेंड इट हैज टू फ्लैट सर्कुलर एरिया. ये जो पार्ट है ये फ्लैट सर्कुलर पार्ट है, S2 एंड S3. इसका नेम कर देते हैं S2 एंड S3. नाउ अब S1 को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो एक छोटा सा यहाँ पे पार्ट ले लेते हैं जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो इसका पार्ट हो जाएगा DS1. कितना एरिया हो जाएगा ये? DS1. डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में. सर्कुलर पार्ट को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे ले लेते हैं और इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा इस डायरेक्शन में DS2. अगेन इसका भी एक छोटा सा पार्ट कर लेते हैं S3 का. तो एक छोटा सा पार्ट हो जाएगा DS3 इस डायरेक्शन में. नाउ बाय सिमेट्री वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू DS1. सो एंगल बिटवीन E and DS1 θ1 is equal to 0. Now electric field and DS3 ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. E is perpendicular to DS3, so angle between E and DS3 θ2 is equal to θ3 is equal to 90 degree. Similarly, electric field E is perpendicular on the surface DS2. We know that E is perpendicular to DS2, so angle between E and DS2 θ2 is equal to 90 degree. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों सरफेसेस पे परपेंडिकुलर है और इस पे लीनियर मतलब पैरेलल है इस डायरेक्शन में. तो जो DS1 कंपोनेंट है, DS1 कंपोनेंट से ही इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा. और जो DS2 है एंड DS3 है इसमें से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा. तो हम कह सकते हैं कि जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया का ही कंट्रीब्यूशन होगा पूरा टोटल फ्लक्स
एमिट करने में, ठीक है। सो द टोटल फ्लक्स through the whole surface that is phi is equal to integration E ds1 S1 सरफेस के लिए प्लस इंटीग्रेशन E डॉट ds2 S2 सरफेस के लिए एंड इंटीग्रेशन E डॉट ds3 S3 सरफेसेस के लिए, क्योंकि तीनों सरफेस से कैलकुलेट करेंगे, दोनों फ्लैट्स कर्व सर्कुलर सरफेस से, दोनों फ्लैट सर्कुलर सरफेसेस से और एक कर्व सरफेस से। टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इन सबको क्या करेंगे, एड अप कर देंगे। नाउ तो जाएगा इंटीग्रेशन E ds1, तो ds1 cos थीटा, और यहाँ पे cos थीटा 1 इज इक्वल टू कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 प्लस E ds2 cos 90 एंड प्लस इंटीग्रेशन E ds3 cos 90, क्योंकि इन दोनों का एंगल कितना है 90 डिग्री का। इज इट क्लियर। और cos 90 का वैल्यू कितना है 0, cos 90 0, तो ये टर्म्स हो जाएगा 0, ये भी टर्म्स हो जाएगा हमारा 0, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 को लेफ्ट कर देते हैं। तो बचेगा इंटीग्रेशन E ds1 cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, डेट इज। अब E इक्विडिस्टेंस, मतलब E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द गॉसियन, ऑन द गॉसियन सरफेस, मतलब इस गॉसियन सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इक्विडिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, ये भी r डिस्टेंस, ये वाला सरफेस भी r डिस्टेंस पर होगा, तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वल होगा बाय सिमेट्री। तो E इज अ कांस्टेंट, देन E को लेफ्ट कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ds1 बचेगा, और ds1 मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ds1 मीन्स टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया तो डेट इज इक्वल होगा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल सब्स्टिट्यूट कर देते वैल्यू यहां पे, तो E इंटू 2 पाई आर एल, इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ बाय गॉसेस थ्योरम, we know that phi is equal to q by epsilon naught. That is equation number third. From equation second and third, we find E into 2 pi r l is equal to q by epsilon naught. Then E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught q upon r into l, but q upon l is equal to lambda, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसकी जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं लैम्डा का, तो ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसको बाई सिमेट्री और थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो उसको लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर। हियर यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। इट मीन्स लेंथ को अगर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, ग्राफ ई वर्सेस आर, ई और आर के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस कंडीशन में ग्राफ जो मिलेगा हमें इन्वर्सली है, एक्स एक्सिस में आर को रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस में ई को रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी फाइंड इस तरीके का हमें ग्राफ मिलेगा, ई और आर का ग्राफ मिलेगा। इट मीन्स डिस्टेंस जितना बढ़ेगा और उसी के हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। जस्ट हम फाइंड आउट करेंगे कि एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक ना, और उसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो लेट अस कंसिडर इस शीट से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है।
ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। जब यहाँ पे हम शीट की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे ये शीट है एकदम, इसकी थिकनेस जो है नेग्लिजिबल है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है, ठीक। अब जब इस शीट को यूनिफॉर्मली, मतलब इस शीट को जब हम लेट कर लेते हैं, अगर क्यू चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्लस क्यू चार्ज, तो ये प्लस क्यू चार्ज इसके पूरे सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए कूलम पर मीटर स्क्वायर। यू नो दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स सर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। इज इट क्लियर? नाउ बाय द सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉइंट आउटवर्ड नॉर्मली टू द शीट। मतलब इस तरीके की अगर शीट है, जैसे ये शीट है, मान लेते हैं, कर लेते हैं, जैसे ये शीट है, तो इस शीट से अगर इसको चार्ज करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। हर डायरेक्शन में क्या होगा? जैसे पेन का डायरेक्शन है परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलेगा। तो इस शीट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दोनों साइड नॉर्मल टू द प्लेन होगा। इज इट क्लियर? सिंपल। नाउ ऑल्सो इट must have the same magnitude at point P and P dash because it is a equidistance from the sheet। ये भी r डिस्टेंस पर है और ये भी लेट कर लेते हैं स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो इसलिए इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड का होगा कि सेम डिस्टेंसेस पर है। क्लियर? बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों पे क्या होगा? डायरेक्शन अपोजिट होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा और ये इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर? अब ये गॉसियन सरफेस लेट कर लेंगे कि इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? इस सरफेस के अराउंड एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे और ये जो गॉसियन सरफेस होगा ये हमारा सिलेंड्रिकल हो सकता है। सिलेंड्रिकल भी ले सकते हैं और दूसरा अब क्यूबॉइड शेप में भी ले सकते हैं। कंडीशन सेम है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। अब ये गॉसियन सरफेस के तीन सरफेसेस हैं, एक कर्व सरफेस है S1, एक टू फ्लैट सर्कुलर सरफेस है S2 एंड S3। तो इस टोटल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। नाउ द टोटल्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ये सिलेंड्रिकल सरफेस, फाई इज इक्वल टू ई डॉट S2 प्लस ई डॉट S1। इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? ये जो हमारा कर्व सरफेस एरिया, इससे निकलने वाला फ्लक्स ई डॉट S2 एंड प्लस ई डॉट S3। इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? S3 होगा। लेट कर लेते हैं, लेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू ए। तो S1 इज इक्वल टू S3, सॉरी S2 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू क्या जाएगा? A। नाउ तो E डॉट A प्लस E डॉट S1 प्लस E डॉट A, E डॉट A। तो E A cos 0 डिग्री, क्योंकि यहां पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा दोनों कंडीशन में? 0 डिग्री। θ3 इज इक्वल टू 0, θ2 इज इक्वल टू 0। नाउ यहां पे अगर S1 की अगर बात करते तो छोटा सा एलिमेंट अगर DS1 ले लेते तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इधर। यहाँ पे DS1 या S1 और E के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री प्लस E S1 cos 90 प्लस EA cos 0, और cos 90 का वैल्यू कितना? 0, तो इसका वैल्यू जो है 0, डेट इज इक्वल होगा EA प्लस EA। तो EA प्लस EA इज इक्वल टू 2EA, इट इज 5। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू
Gauss's theorem, we know that phi is equal to q by epsilon naught. From both equation we find out EA is equal to q upon epsilon naught, that is equal to E is equal to q upon 2 epsilon naught A, but q upon A is equal to सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो q अपॉन ए की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सिग्मा का, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो ये सरफेस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट. अगर इस फॉर्मूले को अगर ऑब्जर्व करेंगे आप, इट इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये ओनली डिपेंडेंट किसमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे. इट इज ए इंडिपेंडेंट. सो इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ठीक है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. बट आपको एक पॉइंट यहाँ पे रिमेंबर करना है, फॉर ए फाइनाइट लार्ज प्लेनर शीट द एबव फॉर्मूला विल बी अप्रोक्सीमेटली वैलिड इन द मिडल रीजन. अगर ये फाइनाइट अगर प्लेन शीट है, फाइनाइट लेंथ का है, अभी तो ये इसको हमने लेट करा कि इनफाइनाइट लेंथ का है, अगर ये फाइनाइट लेंथ का होगा तो उस कंडीशन में ये जो फॉर्मूला होगा ये वैलिड होगा ओनली इसके मिडल रीजन पे, एजेस पे वैलिड नहीं होगा. किसके लिए, ओनली फाइनाइट प्लेन शीट के लिए मिडल पे, और इनफाइनाइट के लिए हर पॉइंट पे ये एप्लीकेबल्स है. इट इज क्लियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.